Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of November 2021. तो 2021 5 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। अगर आज मैं पेपर की बात करूं तो जो हार्ड कॉपी आती है पेपर की या जो प्रिंटेड कॉपी आती है वो नहीं आई है। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट मैंने इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड AIR तीनों की वेबसाइट से जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे कल के आज के वो सारे मैं आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपका न्यूज़ एनालिसिस पार्ट नहीं छूटना चाहिए। सेम वही प्रोसेस रहेगी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम आपको जो भी न्यूज़ बताएंगे उसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वो 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको एंड में पूछूंगा और वो पूरे आज के न्यूज़ एनालिसिस पे ही बेस्ड रहेंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे, है ना। अब मैं इसमें धीरे धीरे स्टैटिक भी जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि आपका स्टैटिक भी प्रिपेयर हो जाए। फ्रॉम टुमारो मे बी फ्रॉम टुमारो वी कैन ऐड 1 और 2 स्टैटिक क्वेश्चन एज वेल, ठीक है ना। ये रहेगा मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक इट, उसमें हिचकिचाया मत करिए। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करेंगे हमको भी उतनी खुशी मिलेगी, हमारा भी कंटेंट की रीच बढ़ेगा। तो आप लोग का लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो डोंट टेक इट एज मतलब कि उसको एज टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस चैनल। आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो टेक इट लाइक दैट। साथ ही अगर जो भी हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कॉम्बो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, उस कॉम्बो कोर्स में आपको बता दूं कि PT 365 यानी कि साल भर का प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें जितना भी साल भर का करंट अफेयर्स है वो आपको वीडियो के तहत बताया जाएगा। साथ ही मेंस करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम मेंस 365 स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम जितने भी एडिटोरियल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, अलग अलग उसके सब डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें 10 वीडियो सेपरेट और रहेंगे फॉर द ऐसे राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। उसमें काफ़ी 2-3 ऐसे हम लिख के भी देखेंगे। साथ ही लास्ट में आपका 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स रहेंगे जो कि आपका प्रीलिम्स में मदद करेंगे। तो ये पूरी कॉम्बो पैक की सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले आज मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देता हूं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए, व्हाई इज देयर अ पुश फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज फॉर लोअर जुडिशरी। तो लोअर जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लागू करने की बात कही जाती है। व्हाट आर द अपोजिशंस टू इट। तो पहले आपको बताना है कि क्यों कही जाती है लोअर जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात। दूसरी चीज, क्या अपोजिशन है इसके लिए, ठीक है ना। सबसे पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट रिस्क इवन इफ वर्ल्ड लिमिट्स वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लिमिट कर भी देते हो टेम्परेचर को तो भी रिस्क रहेगा, क्लाइमेट रिस्क तब भी रहेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, आपको ये बता दूं। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको निकाला है, ठीक है ना। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको निकाला है, ठीक है ना। अब इसने ये कहा है कि जो फंडिंग लगेगी, मतलब कि जितना डिवास्टेशन हो चुका है क्लाइमेट चेंज के लिए और जितना फंड लगेगा फॉर एडेप्टेशन, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि करंट जो वार्मिंग है वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना। एंड बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड डिवास्टेशन हमने देखे हैं 2021 में, 2021 में, जैसे कि फ्लड्स हमने देखे, यूरोप और चाइना में फ्लड्स आए, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में आपका हीट वेव्स आया, ग्रीस में वाइल्ड फायर्स हमने देखे। ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें आपने देखी हैं, ये नोट कर लो, ये लिख लो, क्योंकि ये सब क्लाइमेट चेंज के बहुत अच्छे उदाहरण है ना। यूरोप और चाइना में फ्लड आना, हीट वेव आना, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, देन वाइल्ड फायर होना ग्रीस में, कैलिफोर्निया में हमने काफी वाइल्ड फायर्स देखे, फ्लड्स एंड मानसून वेरिएबिलिटीज हमने इंडिया में भी देखी, ठीक है ना। एंड मिटिगेशन जरूरी है, लेकिन जो एडेप्टेशन के लिए कॉस्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कॉस्ट फॉर एडेप्टेशन, दैट इज वेरी क्रिटिकल। एंड वहां पे गैप बहुत ज्यादा आ गया। तो यहाँ पे रिपोर्ट कहती है, द रिपोर्ट फाउंड दैट द कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन आर लाइकली टू बी हायर एंड फॉर एन एस्टिमेटेड 140 to 300 बिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2030, याद रखेगा, एंड 280 बिलियन डॉलर टू 500 बिलियन डॉलर बाय 2050। तो एडेप्टेशन जो कॉस्ट रहेगी दैट विल बी इन द ट्यून ऑफ 300 बिलियन डॉलर बाय द एंड ऑफ 2030 एंड
$500 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2050। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है, एडेप्टेशन कॉस्ट है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कितनी ज्यादा है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो फ्लो हो नहीं रहा है ना, जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। तो दैट इज द बिग थिंग कि ये एक बड़ा इशू होने वाला है। इसीलिए रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, उसका ये कहना है कि भैया अगर आप लिमिट कर भी लेते हो ना तो कोई बहुत बड़ी चीज आप नहीं करोगे, उसके बाद भी काफी कुछ काम बचा रहेगा। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ जो इंडिया के टारगेट्स हैं इस बार के COP26 यानी कि जो ग्लासगो में जो इंडिया ने टारगेट्स लिए हैं वो बता दूं आपको। तो एक तो टारगेट लिया कि 2070 तक 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, वी विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि 50% 2030 तक 2030 तक 50% जो कंज्यूम्ड एनर्जी है दैट विल बी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, 50% वो रिन्यूएबल सोर्सेज से कंज्यूम करेंगे बाय 2030। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कार्बन एमिशन को, द कार्बन एमिशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 बिलियन टन्स इन द सेम डिकेड। इस डिकेड में मतलब 2020 से 2030 के बीच में 1 बिलियन टन तक वो कार्बन एमिशन और डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। दैट इज एंड कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% पर ला देंगे, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 45% पर वो ला देंगे। तो ये 500 गीगावाट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इंडिया के टारगेट्स थे। और ऊपर जो एडेप्टेशन क्लाइमेट एडेप्टेशन रिपोर्ट थी, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट थी, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। दूसरी चीज जो हम इशू डिस्कस करने वाले हैं, एक सोलर फ्लेयर हुआ है ऑन द सन हैज ट्रिगर्ड अ मैग्नेटिक स्टॉर्म which scientists from the Center of Excellence in Space Sciences India in Indian Institute of Science Education and Research आइजर कोलकाता के अंतर्गत एक सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया, उसने प्रिडिक्ट कर लिया था पहले ही कि 4 नवंबर को ये सोलर फ्लेयर आएगा। एंड उस सोलर फ्लेयर के कारण कुछ चीजें आई हैं जैसे कि ऑरोरा। ऑरोरा क्या होता है आपको बता दूं, ऑरोरा एक्चुअली में कलर्ड बैंड्स होते हैं ऑफ लाइट विच आर सीन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। याद रखेगा, ऑरोराज आर द कलर्ड बैंड्स ऑफ लाइट विच आर सीन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द हाई लैटिट्यूड एंड पोलर रीजन, ठीक है ना। तो याद रखेगा, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर के कारण ये चीज होती है ना। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें 2 होता है, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं, ये ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर होता है ना। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन टू यू कि ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा मतलब जो ऑस्ट्रेलिस है वो किस रीजन में अकर करते हैं। तो इफ यू कैन टेल मी दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन द स्पेस साइंसेज इंडिया जो है वो कहाँ पे है, वो आइजर कोलकाता में है। आइजर कोलकाता में उसने सोलर फ्लेयर के बारे में बताया था। एंड इस सोलर फ्लेयर के कारण होता क्या है, ऑरोरा व्हाट इट ट्रिगर्स, ये ट्रिगर करता है ऑरोरा को। ऑरोरा क्या है, कलर्ड बैंड ऑफ लाइट है विच आर सीन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल में ही दिखती हैं। 2 होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब आपको एक काम है, बस ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऑरोरा बोरियालिस कहाँ दिखता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ दिखता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू विल टेल मी। इसी न्यूज में एक और पॉइंट था वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो एक्चुअली जो डेटा मिला है वो डिस्कवर नाम के उससे मिला है, डिस्कवर नाम की ऑब्जर्वेटरी से मिला है। तो ये आप याद रखिए, DSCOVR ये डिस्कवर नाम से मिला है। और ये नासा का डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, याद रखिएगा, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, नासा की डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी न्यूज में आप ऐड कर लीजिए। ये डेटा कहां से आया है, डिस्कवर से आया है, विच इज अ डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट किसकी है, नासा का है। तो डिस्कवर भी आप याद रखिएगा कि ये नासा का है, ये आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये CESSI कहां पर है, कोलकाता में है, मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया। अगली जो न्यूज है वो है ब्रिटिश वुमेन विंस लीगल बैटल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियाज बैकपैकर टैक्स। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ऑस्ट्रेलिया एक टैक्स लगाता है जिसको हम बैक पैकर टैक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टैक्स है और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश वुमेन थी जिसने कि लीगल बैटल जीता है इन द बैक पैकर टैक्स। उसने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है जो कि उसके ऊपर उसकी अर्निंग पे लगाया जाता है। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि फ्लैट 15% के रेट से जो फॉरेन नेशनल्स काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो दूसरे फॉरेन नेशनल्स ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर 15% का एक टैक्स लगाया जाता है। उनकी पे से डिडक्ट करते हैं 15% का टैक्स लगाते हैं। फ्लैट टैक्स होता है, दैट इज नोन एज द बैक पैकर टैक्स, क्योंकि ये उनके ऊपर लगता है जो बैक पैक करके वहां गए, मतलब कि ये उनके ऊपर लग रहा है जो फॉरेन नेशनल्स वहां पे रह रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे पे ले रहे हैं। तो ये 15% का जो एक्स्ट्रा टैक्स है, this is imposed on them and this is known as the backpacker tax of Australia. Very important. I hope you got clarity. आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो इशू है, मैं आज जो इंडियन एक्सप्रेस का इशू डिस्कस करूंगा, ये इशू है एक्चुअली में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, जिसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन मैंने पूछा है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो लोअर जुडिशरी है उसमें किस तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं, लोअर जुडिशरी के सिलेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो आर्टिकल अब आप लिखते, अब आपकी नोट्स बननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। दे डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस देम इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आर्टिकल 233 और 234 नोट कर लो पहले तो। आर्टिकल 233 एंड आर्टिकल 234 जो एक्चुअली में वो डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ। एंड ये जो डोमेन है, ये जो पावर है एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट जजेस तक की वाली, वो दी गई है किसको, स्टेट्स को दी गई है। अब हर अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस जो रहते हैं वहां के उस स्टेट के, वो इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना। एंड उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है, जो हाई कोर्ट का पैनल होता है वो इंटरव्यू करता है। और एग्जाम कहाँ कौन कंडक्ट कराता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जिसको पीसीएस जे बोलते हैं, पीसीएस जे, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम, यानी पीसीएसजे एग्जाम होता है। और ये कंडक्ट होता है इसके बाद इसी को जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम भी कहा जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट का जो पैनल रहता है वो इंटरव्यू लेता है, उसका सिलेक्शन करता है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि बहुत ज्यादा AIJS यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को बहुत पुश दिया जा रहा है टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाओ और उसके थ्रू आप सेंट्रलाइज करो रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस को, मतलब कि ये स्टेट्स के ऊपर मत छोड़ो, इस प्रोसेस को सेंट्रलाइज करो एक साथ। जैसे अभी यूपीएससी कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप एक बोर्ड बनाओ और उस बोर्ड के थ्रू आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में एग्जाम कंडक्ट करवाओ, एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडीजे जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी डीजे जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ यही लिखा है कि यूपीएससी जैसे कंडक्ट कराता है वैसे ही आपको लोअर जुडिशरी के लिए भी कंडक्ट कराना है, सेंट्रली आपको कंडक्ट कराना है, ठीक है ना। अब क्यों प्रपोज किया गया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को देख लेते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विसेज का आइडिया है, ये पहली बार लॉ कमीशन ने 1958 की रिपोर्ट में दिया था। याद रखिएगा, ये सब लिख लीजिए, थोड़ा हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो आइडिया फर्स्ट मूव किया गया था वो लॉ कमीशन ने 1958 की अपनी रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया था, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द आइडिया वॉज टू इंश्योर एन एफिशिएंट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इसका आइडिया बेसिकली ये था कि एक एफिशिएंट सबऑर्डिनेट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि काम करे। एंड अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पे कमीशन होता है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पे प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें जुडिशरी को ना फेस करनी पड़े, इसलिए ये आइडिया आया है कि भैया आप एक सेंट्रलाइज्ड बोर्ड बना दो ताकि जो पे है, जो सर्विस कंडीशंस है, रिम्यूनरेशन है, वो अक्रॉस द स्टेट्स बिल्कुल बराबर हो जाए। दूसरी चीज जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी भरें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा है कि जुडिशियल वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, एंड जुडिशरी में अगर वैकेंसी रहेगी तो किस तरीके से आप
आप जस्टिस किस तरीके से मेक श्योर करोगे कि जस्टिस मिल रहा है लोगों को या नहीं, है ना। जस्टिस डिले होता है कई बार, ये वैकेंसीज के कारण जस्टिस डिले होता है। सो फॉर दैट थिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग हो सके, स्टैंडर्ड पे मिल सके, स्टैंडर्ड सर्विस कंडीशंस रहें लोगों की, प्लस जो वैकेंसीज हैं वो पूरी अच्छी तरीके से फुलफिल हो, ये सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए सेंट्रलाइज्ड जुडिशरी का आइडिया लॉ कमीशन ने दिया था, ठीक है ना। अब एक रिकमेंडेशन है कि एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि यूपीएससी है उसको बनाया जाए, जो कि एक स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा टू रिक्रूट द जजेस एंड देन टू ट्रेन द जजेस। जैसे अभी ऑल इंडिया सर्विसेज की ट्रेनिंग हो रही है, आपके आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में चल रही है, लवसना में, उसके बाद आपके एसवीपीएनए में पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, नागपुर में आपके आईआरएस की ट्रेनिंग चल रही है, फिर उसके बाद दिल्ली में ही चल रही है आईएएस की, अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है ना। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसी तरीके से अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी सेंट्रलाइज कर दोगे तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पे, सर्विस कंडीशन, सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर जो ये आइडिया है 1958 की लॉ कमीशन के बाद फिर से लॉ कमीशन ने 1978 में डिस्कस किया, है ना। 1978 में फिर से ये चीज़ डिस्कस की गई थी, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। फिर 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, उसकी जो 15th रिपोर्ट थी उसने पैन इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आइडिया को बैक किया है। 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, इस चीज़ को नोट कर लो, आंसर राइटिंग में मदद करेगा, प्लस अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो उसमें मदद करेगा ही करेगा, है ना। तो 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस ने अपनी 15th रिपोर्ट में आइडिया बैक किया था, ठीक है ना। अब देखें जुडिशरी का क्या व्यू है, जुडिशरी खुद क्या बोलती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट किया था सेंटर को टू सेट अप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट किया था कि आप एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सेटअप करें। फिर 1993 में रिव्यू किया गया जजमेंट का, एंड द कोर्ट लेफ्ट द सेंटर एट लिबर्टी टू टेक द इनिशिएटिव ऑन द इशू। और 1993 के रिव्यू में कोर्ट ने सेंटर के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप इस पे डिसीजन लो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट टुक द सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड मूटेड अ सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म। 2017 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है ना। एंड सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर की अगर बात सुने, हु वाज अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी बाय द कोर्ट, ही हैज सर्कुलेटेड अ कंसेप्ट नोट टू ऑल द स्टेट्स इन विच ही रिकमेंडेड कंडक्टिंग अ कॉमन एग्जाम इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट एग्जाम। तो सेपरेट स्टेट एग्जाम की जगह कॉमन एग्जाम ऑलरेडी प्रपोज्ड है, प्रपोजल चल रहा है ना, दैट इज द थिंग। एंड इनकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हाई कोर्ट जो है वो इंटरव्यूज करेंगे एंड अपॉइंट करेंगे जजेस को। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मूटेड सो फार। अपोजिशन क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, व्हाट इज द अपोजिशन? तो अपोजिशन ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इट इज सीन एज एन अफ्रंट टू फेडरलिज्म एंड एन इंक्रोचमेंट ऑन द पावर ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है तो ये तो पूरी पावर सेंट्रल को दे देगा, एक सेंट्रल बॉडी को दे देगा। तो ये माना जाता है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है स्टेट्स को उसका इंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना। दिस इज द मेन कंटेंशन, स्टेट्स इसलिए ये पावर नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल आर की कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय द स्टेट, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जुडिशियल बिजनेस जो होता है वो रीजनल लैंग्वेज में होता है, स्पेशली जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में होता है। तो अगर हम सेंट्रल रिक्रूटमेंट करेंगे तो दिल्ली का कोई बंदा मान लो सपोज महाराष्ट्र पहुँच रहा है या दिल्ली का कोई बंदा सपोज केरला पहुँच रहा है, तो वहाँ का जो रीजनल टोन है, रीजनल टचअप है, उससे वो मैच नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी सॉलिड क्रिटिसिज्म एक्चुअली। अगर आप देखें तो बहुत सॉलिड क्रिटिसिज्म है कि अगर आप सेंट्रलाइज प्रोसेस करते हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि केरला के बंदे को केरला में आप जॉब दोगे, है ना। तो इसमें ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो बैरियर बनता है, और लैंग्वेज अगर बैरियर बन गया तो जस्टिस आप कैसे डिलीवर करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना।
आप यहाँ पे देखिए स्टेट्स में जो रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है, कास्ट के बेसिस पे या कैंडिडेट्स के बेसिस पे, तो ये भी डाइल्यूट हो जाएगा। सेंट्रली अगर आप कंडक्ट कराओगे एग्जामिनेशन तो ये भी डाइल्यूट हो जाएगा, दैट इज अगेन गेटिंग डाइल्यूटेड। एंड अपोजिशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है, क्यों? क्योंकि अगर आप सेंट्रल टेस्ट करते हो तो ये एग्जीक्यूटिव को पावर दे सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, एंड यहाँ पर जो डाइल्यूट हो सकती है, जो प्रोसेस है वो डाइल्यूट हो सकती है, एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो हो सकता है इंक्रोच कर जाए अपॉन द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, तो दैट माइट हैपन। तो ये एक बड़ा इशू है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो लोअर जुडिशरी के इश्यूज हैं, कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सिर्फ अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बना दो तो उससे ये इश्यूज नहीं सॉल्व होने वाले हैं। आप ये बात गलत बोल रहे हो कि इश्यूज सॉल्व करने के लिए आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएशन के बाद भी इश्यूज रहेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज एक और कही गई कि अगर आपको सॉल्व करना ही है तो आप पे को यूनिफॉर्म कर दो भाई हर स्टेट में, है ना। ये करना ज्यादा आसान है रादर देन कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप एक नया बोर्ड बनाओ, ये सब करो। आप पे को वो कर दो, यूनिफॉर्म कर दो। इसके अलावा जो सर्विस कंडीशन है उनको सेम कर दो अक्रॉस द स्टेट्स, बस इतना कर दो। अगर आपको प्रोसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड। नाउ गवर्नमेंट क्यों रिवाइव करना चाहती है AIGS के आइडिया को? सो बेसिकली वही वाली बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जो काफी डिस्प्यूट्स हैं जो लोअर जुडिशियल लेवल पर आते हैं और उन डिस्प्यूट्स को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उन डिस्प्यूट्स को सही करना जरूरी है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए पहली चीज। दूसरी चीज की जुडिशरी काफी जो वैकेंसीज है उनको दूर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है। एंड IAS टाइप का कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट चाहती है कि जुडिशरी में भी इन्वोक हो जाए। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिप्टो करेंसी इंस्पायर्ड बाय स्क्विड गेम क्रैशेस। अब स्क्विड गेम एक्चुअली में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, उसी के ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी लाई गई थी जो कि मंडे को कहना चाहिए हो गई थी, रोलर कोस्टर पे थी। $2,856.65 पे थी, मतलब $2,856 पे थी। लेकिन 5 मिनट के बाद ये $0.0007 हो गई। तो ये बिल्कुल क्रैश कर गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। अरबों का नुकसान करा दिया लोगों का इन्होंने, करोड़ों का नुकसान करा दिया लोगों का इन्होंने, जिनके पास भी ये थी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम याद रखेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे पनाका ये पैनकेक स्वैप याद रखिएगा। पैनकेक स्वैप जो है ये आपका एक्सचेंज है जहां पर की क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जा रही थी। पैनकेक स्वैप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जा रही थी। एंड स्क्विड नाम की क्रिप्टो करेंसी है, स्क्विड गेम पे बेस्ड है। स्क्विड गेम आपकी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। अगली जो चीज हम डिस्कस करेंगे IPO के बारे में। व्हाट इज एन IPO? IPO है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना चाहती है, यानी कि अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक तक सेल करना चाहती है, तो वो कहती है कि अब हमको पब्लिक होना है। तो ये क्या एंटिटी क्या है? सपोज एक एंटिटी X है, अभी तक ये प्राइवेट कंपनी थी, यानी सिंगल पर्सन या 2-3 लोगों की कंपनी रही होगी। लेकिन अब इन्होंने बोला कि अब हमको पब्लिक होना है, मतलब कि इनको कुछ कैपिटल रेज करना होगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भैया हम अपने इतने शेयर जो हैं वो सेल कर देंगे, कंपनी को, पब्लिक को सेल करेंगे। तो ये पब्लिक होने के लिए फिर ट्रेडिंग के लिए आती है। और जो पहली बार जब ये जो प्राइस मतलब कोट करती हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो ये प्राइस कोट करती हैं, उसको बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैट इज नोन एज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद जैसे आपने उस पर बिडिंग कर दी, अब आपको अगर अलॉट हो गया, शेयर अलॉट हो गया, तो आप फिर सेकेंडरी मार्केट में, जैसे कि जो ट्रेडिंग वाला मार्केट है, ट्रेडिंग सेंसेक्स ट्रेडिंग जैसे आप करते हैं शेयर की ट्रेडिंग, वैसे फिर आप बाद में इसको जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइस ये मतलब कि करते हैं, देते हैं, ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पब्लिक के लिए पहला ऑफर क्या है, कितने में आप इसका शेयर खरीद सकते हैं। तो दैट इज द न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे। देख लेते हैं क्वेश्चंस आज के न्यूज एनालिसिस पे बेस्ड है। पहला सवाल है, रिसेंटली अ क्रिप्टो करेंसी गॉट डिवैल्यूड इन 5 मिनट्स बेस्ड ऑन अ नेटफ्लिक्स सीरीज, व्हाट इज इट्स नेम? ऑप्शंस आर A स्क्विड, B सैक्रेड गेम्स, C डॉज कॉइन्स या D ल्यूसीफर। दूसरा सवाल है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय UNDP, UNEP, UNFCCC या IPCC।
तीसरा सवाल है बैक पैकर टैक्स हैज बीन इन न्यूज विद रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ऑप्शन इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इज यूएसए. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. आंसर करना जरूर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.